देखिए आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन के बारे में आप जानते हैं। स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन होती है दो पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं तो हमको जो शेप मिलता है उसे हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। स्ट्रेट लाइन बनाना भी आप सीख चुके हैं छोटी क्लासेस में, स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन, और आपने ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना भी सीखा है। जब हमें दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हों, जैसा यहाँ पे दिया गया है आपको, ये पॉइंट है और ये दो पॉइंट जब हैं तो इन दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट 30 और 6-4 दिए हैं, तो इन्हें ग्राफ पे ड्रा करना आपको आता है। एक्स एक्सिस पे आगे वाले पॉइंट को और वाई एक्सिस पे पीछे वाले पॉइंट को इस तरह से हम लेके डॉट लगाते हैं और दो पॉइंट्स को मिलाने से हमें जो शेप मिलेगा उसे हम स्ट्रेट लाइन कहेंगे। अब देखिए स्ट्रेट लाइन के बारे में आप ये जो फार्मूले हैं ये भी पढ़ चुके हैं, और ये फार्मूले आपके पहला फार्मूला आपने पिछली क्लास में पढ़ा है। दो पॉइंट्स यदि P और Q हैं जिसके कि कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हैं, P के x1 y1 और Q के x2 y2 हैं, तो PQ जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करने के लिए हम अंडर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इस फार्मूले से डिस्टेंस फाइंड करते हैं, जिसको कि हम डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। दूसरा फार्मूला है आपका, इसमें आपको दो पॉइंट से एक जो लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, उस स्ट्रेट लाइन को यदि कोई पॉइंट m और n के रेशो में डिवाइड करता है तो उस डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो हम इस फार्मूले से करेंगे m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n और m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। यहाँ से x और y दो पॉइंट्स हमको मिलते हैं। ये फार्मूला भी आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। थर्ड वाला है, इसमें कहा गया है कि यदि m और n दोनों बराबर हैं, m और n दोनों यदि बराबर हैं तो फार्मूला हो जाएगा ये वाला x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, क्योंकि हम m और n दोनों को 1 मतलब बराबर मानेंगे। और इन दोनों फार्मूलों को अप्लाई करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी सॉल्व एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया गया है, और ये आप पिछले साल कर भी चुके हैं। अब इसमें फोर्थ पॉइंट है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना हुज वर्टेक्स आर, जिसके कि आपको वर्टेक्स दिए गए हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो उसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। और ये मॉड के साइन के अंदर होता है ये फार्मूला। इसमें मॉड का साइन इसलिए लगाया जाता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी न तो निगेटिव होगा न तो ज़ीरो होगा। यदि ट्रायंगल है तो उसका कुछ एरिया होगा जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हम यदि कोई निगेटिव नंबर आ भी जाता है तो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए मॉड का साइन लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये इन्होंने जो पॉइंट्स दिए थे उससे इस फार्मूले में वैल्यू रखी। जो एरिया फाइंड किया वो -54/2 आया था, लेकिन मॉड के साइन में रखा है, और मॉड के साइन के बाहर यदि कोई संख्या आएगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो 27 आपको पॉजिटिव मिल रहा है। तो आपको भी क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो तो इस बात का ध्यान रखना है। इस तरह से हमें ये 4 फार्मूले यूज़ करना है। फिर आपको अगला पॉइंट दिया गया है स्लोप ऑफ अ लाइन, आर्टिकल 10.2 स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप का मतलब है झुकाव।
यहाँ पे देखिए, ये जो आपको एक लाइन दी गई है ग्राफ पे बनी हुई ब्लू कलर की लाइन, इस लाइन का जो झुकाव है वो यहाँ से हम देख रहे हैं एक एक्यूट एंगल के फॉर्म में, तो हमें थीटा मिल रहा है। तो जब यहाँ से इसका झुकाव देखेंगे तो ये थीटा है। इस स्लोप को हम टेन थीटा से निकालते हैं। ये जो थीटा होता है इसकी वैल्यू हम टेन थीटा से फाइंड करते हैं और इसे m से डिनोट करते हैं, या इस स्लोप को हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन L, देन टेन थीटा इज द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन L, और m इक्वल टेन थीटा होता है, जहाँ पर कि थीटा आपका 90 डिग्री नहीं होता है। अब हमको ये जो स्लोप है इसको निकालना है। स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी टू पॉइंट्स आर गिवन। हमको जिस स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे हैं, जिस स्ट्रेट लाइन का स्लोप हम देख रहे हैं, उसके दोनों सिरे के कोऑर्डिनेट्स यदि हमें दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको P और Q, और तब हमें उसका स्लोप निकालना है, तो हम इस तरीके से निकालते हैं। ये देखिए ग्राफ में P पॉइंट से हमने x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ली और Q पॉइंट से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ली। तो ये दोनों लाइनें पॉइंट P पर 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। पॉइंट P पर 90 डिग्री का एंगल इसलिए बन रहा है कि x एक्सिस और y एक्सिस भी आपस में 90 डिग्री के एंगल पर मिलते हैं। और ये जो हमने लाइन बनाई है ये पैरेलल लाइन है, तो ये भी हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर ही मिलेगी। यहाँ पे हमको PMQ एक ट्रायंगल मिला है, और इस ट्रायंगल में एंगल M जो है वो 90 डिग्री है। थीटा हमको फाइंड करना है जो कि इसका स्लोप है, और इसके लिए हमें फार्मूला मिलता है टेन थीटा इक्वल y2 माइनस y1। ये फार्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, थीटा आपका एक्यूट एंगल हो, दूसरी कंडीशन हो सकती है जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया है, जब आपका थीटा ऑब्टस एंगल हो। तो यहाँ पे एंगल को हम 180 माइनस थीटा लिखेंगे, और 180 माइनस थीटा जो एंगल होगा उसके लिए भी फार्मूला यही रहेगा, m इक्वल टेन थीटा, और ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस तरह से हम इसका ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे एक और आपको आर्टिकल दिया गया है, ये है 10.2। इस आर्टिकल में यदि आपको दो लाइंस दी गई हैं L1 और L2 और वो दोनों पैरेलल हैं, तो ये कंडीशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस आपको हल करने होंगे। इसमें यदि हमारे पास दो लाइनें पैरेलल हैं और उनका स्लोप निकालना है, तो देखिए दो लाइन यदि पैरेलल हैं तो उनका स्लोप हमेशा इक्वल आएगा। यहाँ पे इन्होंने जो ग्राफ दिया है उसमें अल्फ़ा और बीटा दो नाम दिए हैं, लेकिन अल्फ़ा और बीटा हमेशा इक्वल रहेंगे, 10 अल्फ़ा और 10 बीटा इक्वल रहेंगे, और इनका स्लोप भी बराबर रहेगा। जब m1 और m2 के फॉर्म में इनको लिखें हम, पहली लाइन L1 जो है उसका स्लोप यदि m1 है और दूसरी लाइन L2 का स्लोप यदि m2 है, तो m1 और m2 हमेशा बराबर रहेंगे। ये दो पैरेलल लाइन की कंडीशन है जो कि आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला पॉइंट दिया है, यदि ये लाइन परपेंडिकुलर हो मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये देखिए ग्राफ में L1 और L2 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं। उस वक्त m1 और m2 की कंडीशन क्या होगी? m1 इंटू m2 इक्वल हो जाएगा -1 के। इसको यहाँ पे इन्होंने प्रूव करके दिखा रखा है, हमें फार्मूले की तरह इसे यूज़ करना है। m1 इंटू m2 इक्वल है -1 के। तब यदि हमें m1 या m2 कोई एक निकालना हो तो m1 इक्वल हो जाएगा -1 अपॉन m2,
या M2 इक्वल हो जाएगा -1/m1। तो इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। देखिए, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके और जो हमने अभी तक यहाँ पे सीखा था उसके आधार पे यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, सॉल्व एग्जाम्पल। इनको देखें हम तो पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3 and -2, -1 and 4 आपको निकालना है इसका स्लोप। इसका स्लोप यदि हम निकालेंगे तो स्लोप है हमारा y2 - y1/x2 - x1। तो ये इनकी वैल्यू रख देंगे तो इसका स्लोप आता है 3/2। अब देखिए, एक और आर्टिकल दिया है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, इन दो लाइन के बीच का एंगल। अभी हमने दो कंडीशन देखी थी, यदि लाइन पैरेलल है तो, और लाइन परपेंडिकुलर है तो, और यदि पैरेलल भी नहीं है परपेंडिकुलर भी नहीं है, ऐसे ही इंटरसेक्ट करती हैं L1 और L2, तो उनके बीच बनने वाला जो एंगल है वो एंगल ये थीटा है, ये थीटा एंगल है। तो इस थीटा एंगल को फाइंड करने के लिए यहाँ पे फार्मूला लगाया गया है। ये जो फार्मूला है टेन थीटा का ही फार्मूला है, लेकिन L1 और L2 दो अलग अलग लाइनें हैं। ये देखिए, दोनों एक्स एक्सिस पे जो एंगल बना रही हैं, L1 जो एंगल बना रही है वो आपका α1 और दूसरा एंगल यदि α2 नाम दिया इन्होंने। तो यदि ये α1 और α2 एंगल बन रहे हैं तो आपने फार्मूला पढ़ा है पिछले साल, tan A - B इक्वल होता है tan A - tan B अपॉन 1 + tan A × tan B। उसी फार्मूले से यहाँ पे A की जगह α1 और B की जगह α2 इस तरह से रख के निकाला है। तो ये फार्मूला हमको मिलता है। अब हम tan अल्फ़ा को m1 और tan α2 को m2 कहें तो ये फार्मूला हो जाता है हमारा m2 - m1/1 + m1 m2। तो इस फार्मूले से हम दो लाइंस यदि इंटरसेक्ट कर रही है तो उनके बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये इन्होंने दो अलग अलग केसेस दिए हैं, केस 1 और केस 2, और इससे इस एंगल को फाइंड किया है। अब ये जो एंगल होगा ये भी आपका पॉजिटिव होगा, नेगेटिव एंगल नहीं होगा, इसलिए इसको भी हम मॉड के साइन के अंदर लिखेंगे, जिस तरह से कि हमने यहाँ पे ये लिख रखा है। ये मॉड का साइन रहेगा और आपको जो एंगल मिलेगा, चाहे m1 को आगे किया जाए या m2 को आगे किया जाए, यहाँ पे एक ही बात है। m2 - m1 लिखें या m1 - m2, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा क्योंकि ये मॉड के साइन के अंदर है। और इस फार्मूले का यूज़ करके एग्जाम्पल नंबर 2 में यहाँ पे देखिए, जितना अपन ने पढ़ा है उस पूरे की समरी है, जितने फार्मूले हमने यूज़ किए हैं वो सब हैं। इन्हें जब हमें ज़रूरत होगी तब हम देखेंगे। अब हम आते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। अब देखिए, हमारा है चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 10.1। 10.1 का पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इसमें हमें क्या करना है, ड्रा अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन whose vertex are -4, 5, 0, 7 and 5, -5, -4, -2। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके कि 4 वर्टेक्स आपको दिए हैं और आपको इसको ड्रा करना है ग्राफ पे। ड्रा करने के बाद आपको इसका एरिया भी फाइंड करना है। देखिए, क्वाड्रिलेटरल ग्राफ पे अभी तक आपने ड्रा नहीं किया होगा, लेकिन पॉइंट्स ड्रा करना और स्ट्रेट लाइन ड्रा करना आपको आता है, तो उसी मेथड से हम करेंगे। ये मैंने बना के रखा है यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल। कैसे बनाया है देखो, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास -4 और 5। -4 मतलब x का माइनस,
तो ये मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसकी इक्वल डिस्टेंस पे ये पॉइंट्स ले लिए हैं। उसका -4 यहाँ पे आ रहा है, ये -4 है ये पॉइंट, और 5 वाई एक्सिस पे 5 लेंगे तो वो 5 यहाँ आता है। इस 5 के सामने से ये लाइन जाएगी और इसके सामने से ये लाइन, दोनों पॉइंट जिस पॉइंट पे जाके मिलती है वहाँ पे हम एक डॉट लगा के उसके चारों तरफ गोला बना देते हैं। तो इस तरह से हमने ये पॉइंट लिए हैं। तो एक पॉइंट आपको मिल गया -4 और 5, दूसरा ऐसे ही हमने लिया x का 0 और y का 7, ये पॉइंट मिला। तीसरा पॉइंट हमने लिया x का 5, ये वाला पॉइंट है, और y का -5, ये वाला पॉइंट है, और दोनों के बीच का पॉइंट हो जाएगा ये। और b पॉइंट के लिए हमने लिया है -4 एंड -2, मतलब x का -4 ये वाला और y का -2 ये वाला, ये दोनों आके यहाँ मिलेंगे। ये जो पॉइंट्स हमने लिए हैं, इन पॉइंट्स को डॉट लगाने के बाद उसके आसपास हम एक छोटा सा गोला बना देते हैं ताकि हमारा पॉइंट जो है हाईलाइट हो जाता है। अब इन्हें हमने नाम दिया है ABCD। ये है पॉइंट A, ये है B, ये है C और ये है D। ABCD पॉइंट, हमको एक कोऑर्डिनेटर मिल गया ABCD, ये हमको ड्रॉ करना था। इसमें हमने इतना कंस्ट्रक्शन किया है, ये जो पॉइंट लिए, पॉइंट लेने के बाद इनको स्केल से मिला दिया इस तरह से, ये स्केल से चारों पॉइंट को मिला दिया। और इसमें हमने एक डायगोनल बनाया है। डायगोनल हम एक ही बनाएंगे, कोई भी एक बना सकते हैं, या तो हमने BD को मिला दिया या तो हमने AC को मिला दिया। तो इस तरह से हमको डायगोनल मिल जाता है। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि हमको इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल के एरिया का फार्मूला हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस या और कोई आकृति, यदि उसके अपोजिट वर्टेक्स को हम मिला देते हैं, मतलब हम एक डायगोनल बनाते हैं, तो वो डायगोनल उस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में 2 ट्रायंगल आ गए हैं। एक ट्रायंगल है A, B और D, ये पूरा एक ट्रायंगल बन गया। फिर दूसरा ट्रायंगल बन रहा है B, C और D, ये 2 ट्रायंगल हैं। यदि ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड कर लेते हैं और दोनों ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करके ऐड कर दें तो हमको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। और ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला हम अभी देख चुके हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने डायगोनल बनाया BD और 2 ट्रायंगल जो मिले हैं इनका एरिया फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट्स थे वो हमने लिख लिए हैं, और फार्मूला है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इसमें जो कोऑर्डिनेट्स दिए उनकी वैल्यू रखी हमने। वैल्यू रखने के बाद इसको हल किया। देखिए यहाँ पे भी हमारी जो कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन के बाद हमको नेगेटिव वैल्यू मिल रही थी, इसको हमने मॉड के साइन में रखा और इसको पॉजिटिव कर लिया। तो एक ट्रायंगल का एरिया हमको मिला है 14। एरिया की यूनिट होगी स्क्वायर यूनिट। एरिया को हमेशा हम स्क्वायर में डिनोट करेंगे। दूसरा ट्रायंगल है हमारा BCD, इसमें भी हमने यही फार्मूला लगाया, और जो बाकी के 3 वर्टेक्स थे उनके कोऑर्डिनेट्स को यहाँ रखा। यहाँ पे भी हमको नेगेटिव वैल्यू मिली है -93, जिसको हमने मॉड में रख के पॉजिटिव कर लिया है।
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। दोनों को हमने जोड़ दिया, जोड़ने पे हमको मिलेगा 14 + 93/2। LCM लेके इसको हल किया तो 121/2 और डिवाइड किया तो 60.5 स्क्वायर यूनिट हमें मिलेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपको और क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। अब ये जो क्वेश्चन है ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया है, हमको दिया गया था द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल with side 2 is along the y-axis such that the midpoint of the base is the origin. Find vertex of the triangle. जैसा दिया था वैसा हमने डायग्राम बनाया है। हमारा जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल का बेस जो है वाई एक्सिस पे है, जिसको हमने BC नाम दिया है, और उसका मिड पॉइंट जो है वो ओरिजिन पे है। मतलब ओरिजिन के दोनों तरफ OB और OC दोनों लाइन बराबर हैं और एक साइड 2A लेंथ की है। यदि एक साइड 2A है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड 2A हो जाएगी। तो इस तरह से ये वाली साइड भी 2A है, ये साइड भी 2A है, और ये जो 2A है उसमें से एक A इधर है और दूसरा A इधर है। इस तरह से ये ट्रायंगल हमने बनाया है। अब हमें इस ट्रायंगल के वर्टेक्स निकालना है, मतलब A, B और C के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो इसके लिए देखिए AB और AC की लंबाई तो 2A है, साथ ही हमको ये पता है OB और OC की लंबाई जो है वो A है। हमको वर्टेक्स फाइंड करने के लिए एक्स एक्सिस की लंबाई चाहिए। वाई एक्सिस की लंबाई तो हमारे पास है, एक्स एक्सिस की लंबाई से मतलब है कि हमको चाहिए O से A तक की डिस्टेंस। O से A तक की डिस्टेंस को हम डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड करेंगे। यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट हमारे पास नहीं है, इसलिए डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगाते हुए हम A के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम में आपका ट्रायंगल देखेंगे हम OAB। OAB में O पॉइंट पे ओरिजिन पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इसके सामने की जो साइड है AB और दूसरी साइड है OB। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे लिखेंगे AO स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। AB की लंबाई है 2A और OB की लंबाई है A, तो 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और हल करने पे आएगा 3A स्क्वायर। 3A स्क्वायर बराबर है AO स्क्वायर के, तो AO बराबर हो जाएगा √3 × A। ये लंबाई निकाल लेने के बाद अब हम A, B और C के वर्टेक्स देखते हैं। तो पॉइंट A एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस की लंबाई जो हमने देखी है वो कितनी है, √3। तो एक्स एक्सिस के लिए पॉइंट आ जाएगा √3, और वाई एक्स एक्सिस पे यदि है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए वाई हो जाएगा 0। B पॉइंट देखिए आप, पॉइंट B जो है वो वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, और लंबाई आपकी A है तो y के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0A, और C जो है C भी y एक्सिस पे है और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 और -A। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पूरा होता है। अब जितने मैंने आपको फॉर्मूले नियम बताए हैं उनके आधार पे आप आगे के क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे
और ये सब आपका रिवीजन है, क्योंकि आप ये सारे क्वेश्चंस पिछले साल कर चुके हैं।